हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, हमारी आज की कहानी धरती के कोसों दूर मौजूद एक रहस्यमयी प्लैनेट की है, जहां पर जिंदा रहना इंसान क्या किसी के जानवर के बस की बात नहीं है, जहां की हवा में ऑक्सीजन नहीं जहर बहती है। अब ऐसे में जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर जाने अनजाने में कुछ लोग आकर यहाँ फंस जाए। इस हालात में क्या वो खुद को बचा पाएंगे या फिर एक राज बनकर दफन हो जाएंगे? आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी से कई हजारों लाखों किलोमीटर दूर नेफिलिम नाम के एक दूसरे ग्रह से होती है। साल चल रहा है 2054 का। ये ग्रह कई मायनों में पृथ्वी से बेहद अलग है। इसी दौरान हमें माइकी से रूबरू कराया जाता है, जो यहाँ पर एक मिशन के दौरान आया हुआ था। आज बदकिस्मती से फंसकर जिंदगी और मौत से गुजर रहा है वो, और बस ऊपर वाले से मदद की भीख मांग रहा है। तभी वहाँ एक स्पेस क्राफ्ट उतरता है, जिसमें से टीमो नीचे उतरता है। दरअसल टीमो माइकी का दोस्त होता है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है और उसे लगता है जरूर टीमो से यहाँ बचाने आया है। ये उसकी गलतफहमी थी। टीमो यहाँ मरते हुए माइकी को छोड़कर उसके पास मौजूद एक जरूरी इक्विपमेंट उठाता है और जाते जाते उससे कहता है, सॉरी मेरे दोस्त, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया हूँ, ऊपर से तुम्हें बचाने का कोई फायदा भी नहीं है। तुम तो कई बार मर के जिंदा हो चुके हो। इधर तुम मरोगे, उधर लैब में तुम्हारा डुप्लीकेट फिर से तैयार बैठा होगा। वैसे एक बात बताओ, तुम अब कितनी बार मर चुके हो तुम? इस पर माइकी जवाब देता है, अब तक 16 बार मैं अपनी जान गंवा चुका हूँ, और यह है माइकी 17। ये सुनकर टीमो उसे बड़ी ही मजाकिया अंदाज में कहता है, हैव अ नाइस डेथ। ये कहकर वो चला जाता है और फिर वहां से ग्रह का सबसे खतरनाक क्रिएचर क्रीपर आकर माइकी को अपना शिकार बनाकर उसे खेल खत्म कर देता है। इसके बाद सीन कट होता है। हमें एक अनोखी मशीन को दिखाया जाता है। इसके अंदर एक नया माइकी निकलता है, जो देखने में हूबहू इंसान की तरह ही है, लेकिन हकीकत में वो सिर्फ और सिर्फ एक क्लोन था। जी हाँ, साइंटिस्ट के हाथों तैयार किए जाने वाले क्लोन, जिसका नाम माइकी था। उसका काम हर उस मिशन को अंजाम देना था जिसे इंसान के लिए करना बेहद नामुमकिन था, जैसे कि किसी दूसरे जहरीले प्लैनेट पर जाने की बात हो या फिर किसी वैक्सीन का टेस्ट। ऐसे तमाम कामों के लिए माइकी का यूज किया जाता है, ताकि अगर इसी बीच वो मर भी जाता है तो उसके जैसा नया माइकी तैयार किया जा सके। यानी ये समझिए, धरती से लेकर आकाश तक होने वाले हर जानलेवा टेस्ट का खिलौना एक माइकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये माइकी है कौन, या उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? चलिए इसका जवाब जानने के लिए चलते हैं आज से 4 साल पहले, जहाँ पर माइकी अपने दोस्त टीमो के साथ पृथ्वी पर एक सिंपल जिंदगी जी रहा है। वो हर शख्स की तरह अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। इस सपने को साकार करने के लिए वो एक बिजनेस करना चाहता है। इसके लिए दोनों मिलकर एक माफिया से पैसे उधार लेते हैं, मगर अफसोस कि उनका ये प्लान फेल हो गया, जिसकी वजह से उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये नुकसान इतना भारी था कि उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने का ठिकाना नहीं रहता। ऊपर से माफिया के लोग भी उन्हें जीने नहीं दे रहे थे। हर गली मोहल्ले में कुत्ते की तरह उन्हें ढूंढ रहे थे, और ऐसे में इन दोनों के लिए एक एक पल सांस लेना अब शहर में मुश्किल होने लगा है। तभी दोनों को स्पेस शटल के बारे में मालूम पड़ता है, जिससे पृथ्वी के कुछ लोगों को नेफिलिम नाम से दूर एक प्लैनेट भेजा जा रहा है, ताकि एक नई दुनिया बसाई जा सके। और इसका फाउंडर था जो कि पृथ्वी पर चुनाव हारने के बाद लीडर बनना चाहता है, और अपने इसी सपने को सच करने के लिए वो पृथ्वी से लोगों को ले जाकर नेफिलिम में एक अलग दुनिया बनाकर उन पर राज करेगा। अब ऐसे में माइकी और टीमो अपनी मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए वहां जाने का फैसला करते हैं। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि नेफिलिम जाने के लिए बेहद लंबी लाइन लगी हुई थी। जहां किस्मत के तेज टीमो को तो पायलट होने की वजह से वो काम मिल जाता है, परंतु माइकी के पास कोई खास स्किल नहीं थी, और इसीलिए वो अपना टिकट पक्का करने के लिए एक आखिरी ऑप्शन चुनता है, और वो था एक्सपेंडेबल का। माइकी बिना सोचे समझे एक्सपेंडेबल का फॉर्म फिल कर देता है, इस बात से अनजान कि आखिर ये काम कितना खतरनाक होने वाला है। वो जैसे ही फॉर्म को सबमिट करता है, इसका कंफर्मेशन लेने के लिए किटी नाम की एक लड़की उसके पास आती है। फिर वो उसे एक खास कमरे में लेकर जाती है, जिसके अंदर एक MRI टाइप की अनोखी मशीन थी, जो देखने में काफी लाजवाब लग रही थी। किटी उसे काम के बारे में बताती है। इस काम में उसकी कई बार मौत होगी, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की बदौलत वो स्पेस के बाकी वेस्ट मटेरियल के साथ उसका डुप्लीकेट क्लोन तैयार करेंगे, जिसके अंदर पुरानी सारी मेमोरी पहले से स्टोर होगी। फिर वो माइकी को उस मशीन में डालकर उसके कुछ टेस्ट करती है, और अंत में खुद को गोली मारने के लिए रिवॉल्वर थमाती है। माइकी जिंदा रहने के लिए खुद को गोली मार देता है, तो अब हम एक नए माइकी को देख पाते हैं, जो अब स्पेस शटल में रहता है, परंतु उसे बाकी लोगों से डिफरेंट तरीके से सुलूक किया जाता है। एक रोज जब वो हाल में लंच कर रहा होता है, इसी बीच वहाँ शिप का लीडर केनेथ आता है, और उसकी पत्नी भी एंटर होती है। उन सब के सामने एक अनाउंस करती है, वो लोग जल्दी इंसानों में रहने लायक एक नए प्लैनेट की खोज कर लेंगे, जिसके बाद उन सभी की लाइफ आरामदायक गुजरेगी। फिलहाल माइकी का ध्यान केनेथ की बातों से ज्यादा पास ही बैठी नाशा नाम की एक लड़की पर था। नाशा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करती और वो भी काफी देर से माइकी को देख रही थी।
दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है और बातों का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, फिर एक दूसरे से बेहद करीब आ जाते हैं। रोजाना की तरह नाशा माइकी से मिलकर वापस अपने कामों में लग जाती है, तो वहीं माइकी के लिए शिप में मौजूद और लोगों के लिए अपनी जान बार बार कुर्बान करना एक काम बन चुका है, जिससे कि अब वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी क्या करे, आखिर ये जिंदगी उसने खुद ही चुनी है। वो जितनी बार मरता है दोबारा से जिंदा होकर नाशा के पास ही आ जाता है। यानी कि इस दुख भरी जिंदगी में उसका सिर्फ एक ही सुकून है और वो है नाशा, जिसके साथ चंद लम्हे गुजारने के बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। देखते ही देखते 4 साल गुजर जाते हैं। एक रोज उनका स्पेसशिप नेफलीम नाम के प्लैनेट पर लैंड करता है। देखने में बर्फीला होने के चलते ये तो समझ आ चुका है कि इस जगह पर पानी मौजूद है, लेकिन क्या यही हवा इंसानों के सांस लेने लायक है? ये जानने के लिए माइकी को हमेशा इस बात की बलि का बकरा बनाया जाता है। नीचे उतरने को कहा जाता है। माइकी जैसे ही प्लैनेट पर लैंड करता है अपना हेलमेट उतारता है। वहाँ की जानलेवा हवा में सांस लेता ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो साइंटिस्ट को उसके अंदर जानलेवा बैक्टीरिया मिले। इस बैक्टीरिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के बाद साइंटिस्ट इसका एंटीडोट बनाने में जुट जाते हैं ताकि उसकी मदद से वो वहां पर रह सके। अब इसके चक्कर में माइकी को एक नहीं बल्कि कई प्लैनेट पर भेजा गया। वो कई बार मरा है। देखते ही देखते 16 वर्जन उसके मर चुके हैं और ऐसे में माइकी 17 रेडी हो और इस बार किस्मत से साइंटिस्ट को इस जहरीली हवा का एंटीडोट मिल चुका है, जिसकी बदौलत वो आखिरकार नेफलीन की खुली हवा में सांस ले सकते हैं। अब इसके बाद माइकी के साथ कुछ और लोग भी उस प्लैनेट की तहकीकात के लिए भेजा जाता है, जहाँ चलते चलते ये सभी एक बर्फीली चट्टान के अंदर जाते हैं। ये चट्टान देखने में जितनी खूबसूरत थी, बर्फ की चादर से ढकने के कारण उतना ही चमकदार लग रही थी। तभी बर्फ की चट्टान अचानक से हिलने लगती है और आकर सीधा जेनिफर नाम की एक महिला क्रू मेंबर के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी वही मौके पर मौत हो जाती है। जेनिफर की मौत की खबर सुनकर केनेथ को काफी गुस्सा आता है। वो इसका जिम्मेदार सीधे माइकी को ठहराता है। अब उसे 8 घंटे की जगह 12 घंटे की ड्यूटी करने का ऑर्डर देता है और उसका खाना भी अब आधा कर दिया जाता है। असल में दोस्तों, केनेथ के लिए माइकी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन जेनिफर उसके लिए आबादी बढ़ाने वाली एक जवान लड़की है जो आगे चलकर उसे काफी काम आने वाली। माइकी अपनी गलती के लिए मालिक से माफी मांगता है। उन्हें बताता है कि उसने उसके प्लैनेट पर एक अजीबोगरीब क्रिएचर देखा है। ये काम शायद उसी का है। ये सुनकर केनेथ उसे अकेले ही वहां जाकर उस क्रीपर को पकड़ कर लाने को कहता है और इसके कुछ दिन बाद हम माइकी को उसी प्लैनेट के बर्फीले रेगिस्तान में भटकते हुए पाते हैं, जहां चलते चलते एक भयानक ग्लेशियर में वो गिर जाता है। और दोस्तों, यही वो पल था जहां से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। यहाँ टीमों को जाने के बाद वो क्रीपर माइकी के पास आता है। जरूर है, लेकिन वो उसे मारता नहीं बल्कि घसीट कर अपने साथ थोड़ी दूर लेकर जाता है। फिर वो उसे बिना नुकसान पहुंचाए ढकेल कर ऊपर की तरफ छोड़ देता है, मानो वो माइकी की मदद कर रहा हो। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात माइकी को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। शायद ये जीव इंसान को अपना दुश्मन नहीं समझते। वह यहाँ से कुछ ही दूरी पर माइकी को अपनी कंपनी का ट्रक नजर आता है, जो टेस्टिंग के लिए नेफलीम को पहाड़ों को नमूना लेकर वापस जा रहा होता है। माइकी भी इसे छुपकर वापस अपने स्पेस शटल में पहुंच जाता है, जहाँ थका हारा माइकी सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। कुछ देर की आरामदायक नींद के बीच जैसे ही उसकी आंखें खुलती है, वो चौंक कर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ उसके सामने एक नया माइकी खड़ा था, जिन्हें देखकर ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि उनमें से असली कौन है। परंतु हकीकत में ये माइकी 18 होता है, जिसे माइकी 17 को मरा हुआ समझकर तैयार किया गया था। और ये सब जानकर जहां एक तरफ माइकी 17 बेहद दुखी होता है, वहीं दूसरी तरफ 2 घंटे पहले नया आया हुआ माइकी काफी गुस्सैल था, क्योंकि इस स्पेसशिप में मल्टीपल माइकी अलाउड नहीं है और किसी ने भी अगर 2 माइकी को देख लिया तो दोनों की जान जा सकती है। इसीलिए माइकी 17 माइकी 18 पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले की लड़ाई आगे बढ़ती एक बार फिर से अतीत में वो पहुंच जाती है, जहां से तकरीबन 4 साल पहले पृथ्वी पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसका मुद्दा था क्लोनिंग मशीन को हमेशा हमेशा के लिए बंद करना। असल में दोस्तों, पृथ्वी में लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठा रहे थे। एक ही व्यक्ति के कई हमशक्ल बनाकर वो अपराध को बढ़ा रहे थे, जिससे शासन पूरी तरह से हिल चुका था। और इससे तंग आकर सरकार ने इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बंद कर दिया। इस दौरान केनेथ सबके सामने एक प्रपोजल लेकर आता है। वो इस टेक्नोलॉजी को स्पेस या फिर दूसरी दुनिया में चलाने की परमिशन मांगता है, ताकि वो दूसरे ग्रह की खोज कर सके। साथ ही वो उन लोगों से वादा भी करता है, अगर गलती से स्पेस में 2 वर्जन पाए गए तो उन्हें वही मार दिया जाएगा। सरकार को भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इसीलिए वो अच्छा मौका लगता है उन्हें और वो मान जाती है। और यहीं पर केनेथ का शैतानी दिमाग काम करना शुरू करता है। देखते ही देखते वो यहाँ पहुंच जाता है, जिसके साथ ही हमारी ये कहानी भी प्रेजेंट में आती है, जहाँ माइकी 18 माइकी 17 को बेहोश करके उसे मारने के लिए ले जा रहा था। वो बस उसे गलती आग और वो उसे जलती आग की भट्टी में फेंकने ही वाला होता है कि माइकी 17 गुजारिश करता है उसे जिंदा रहने दे, इसके बदले वो उसे हक का सारा खाना दे देगा। उसका रूम भी रख सकता है वो, बस इसके लिए उसे छोड़ दे।
उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। उसे इंसानों का ये विश्वास दिलाना है कि क्रीपर किसी भी सूरत में हम लोगों के दुश्मन नहीं है, बल्कि आज उनकी वजह से वो जिंदा है, वरना दरिंदा किनेत बिना वजह उनकी जान ले लेगा। दोनों यहाँ बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक वहाँ टीमू आता है, जिसे देखकर वो छुप जाते हैं। और इस वक्त माइकी 18 को याद आता है कि टीमू ही वो शख्स था जिसकी वजह से एक्सपेंडेबल बनना पड़ा था, और इसका बदला लेने के लिए वो उसे भट्टी में फेंकने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि माइकी 18 अपने इरादों में कामयाब हो पाता, उसे बाहर कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है, जिसकी वजह से ना चाहकर उन्हें उसे बचाना पड़ता है। अब टीमू उनकी सच्चाई जान चुका है। हालांकि माइकी 18 उसे ये धमकी देकर छोड़ देता है कि अगर उसने गलती से भी अपनी जुबान खोली तो वो उसे दोबारा से घाटी में डाल देगा। कुछ देर बाद नाशा भी वहां पहुंचती है। वो माइकी 18 को 17 समझकर रोमांस करने लगती है। ये देखकर माइकी 17 को बेहद बुरा लगता है, क्योंकि अब वो उसे सच में प्यार करता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता है, आखिर इसमें उसकी कोई गलती थोड़ी है। और इसी टूटे दिल के साथ वो वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे अचानक कुछ लोग पकड़ लेते और सीधा केनेथ के कमरे में लेकर जाते हैं, जहां पर वो उसे अपने साथ डिनर टेबल पर इनवाइट करता है। सामने टेबल पर लजीज पकवानों को देखकर माइकी 17 से रहा नहीं जाता। उन्हें एक एक करके वो खाने शुरू करता, और इस बात से बेखबर कि वो जो खा रहा है दरअसल जेनेट की कोई दरिया दिली नहीं, बल्कि सिंथेटिक फूड है, एक एक्सपेरिमेंट है, ताकि ये पता लग सके ये खाना इंसानों के खाने लायक है या नहीं। बेचारे माइकी 17 ने खाने को खाना समझकर खा लिया। उसे उल्टियां और दस्त होने लगी, उसके पेट में जोरदार दर्द होने लगा। और कुछ देर बाद वहाँ साइंटिस्टों की टीम आती है, जो कुछ पेन किलर देकर किसी तरह माइकी को नॉर्मल करती है। अब कैटी को माइकी के साथ किया ये सलूक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उसे अपने साथ रूम में ले जाती है और पीने के लिए चाय देती है। धीरे धीरे उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन माइकी तो नाशा से प्यार में पागल था, इसलिए फौरन वहां से भागकर वापस उन्हें देखने के लिए अपने कमरे में जाता है, जहां पर नाशा एक साथ दो माइकी को देखकर खुशी से कूद पड़ती है। उन्हें गले लगाकर तीनों एक साथ इंटीमेट होना शुरू हो जाते। तीनों के बीच प्यार का ये परवान शुरू ही हुआ था कि उन पर कैटी की नजर पड़ जाती है। अब ये बात अथॉरिटी को बताने के लिए वो निकल पड़ती है कि तभी उसे नाशा रोककर अपने दिल का सारा हाल बताती है कि वो माइकी को कितना प्यार करती है। और ये सुनकर कैटी को उस पर तरस आता है। वो अपना फैसला बदल लेती है। अब दोनों बात कर रहे होते हैं कि उन्हें मीटिंग रूम से जोरदार गाने बजाने की आवाज आती है। असल में ये शोर केनेथ के द्वारा दी गई एक पार्टी का है, जहां वो निफलीन से लाए हुए एक चट्टान पर अपना नाम लिखवा रहा था, ताकि आने वाले जनरेशन को मालूम पड़ सके इस प्लेन की खोज किसने की है, कौन उनका फादर ऑफ नेशन है। अब जैसे ही केनेथ का नाम लिखने के लिए मशीन के पत्थर की तरफ किया जाता है, अचानक वो बीच से टूट जाता है। उसमें से क्रीपर निकलता है। एक क्रीपर तो वहीं पर लेटकर रेंगने लगता है, लेकिन दूसरा डर के मारे उल्टा केनेथ पर हमला कर देता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं। ऑडिटोरियम में अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं, जिसका फायदा उठाकर माइकी 18 पूरी फसाद की जड़ और उसके साथ इतने सालों से अन्याय करने वाले केनेथ को मारने के लिए गन उठा लेता है। अब ऐन वक्त पर नाशा उसे रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के सिक्योरिटी गार्ड केनेथ पर हमला करने वाले क्रीपर को गोलियों से भून डालते हैं, और इधर दूसरे क्रीपर को टेस्टिंग के लिए लैब में रखा जाता है। अब हम माइकी 17, 18 और नाशा तीनों को सलाखों के पीछे देखते हैं, जिनकी असलियत केनेथ के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल चुकी है। अल्फा पकड़े गए क्रिएचर के बच्चे की पूंछ काट कर उसका जूस बनाती है, और उसे बेहद ही वो पसंद भी आता है। अब ऐसे में पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए केनेथ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो माइकी 17, 18 और नाशा को बुलाकर कहता है अगर वो लोग नीचे जाकर उसकी पत्नी अल्फा के लिए कुछ छोटे क्रीपर को पूंछ लेकर आए तो वो उन्हें जिंदा छोड़ देगा। नाशा इसके लिए पूरी तरीके से खिलाफ थी, जिस पर केनेथ अपनी बात मनवाने के लिए उसके छोटे क्रीपर को एक रस्सी में बांधकर उसे भट्टी में लटका देता है। रस्सी का दूसरा कोना नाशा की दांतों में बांध देता है। अब मजबूरी में ही सही, लेकिन दोनों माइकी को अपनी जान के साथ साथ नए क्रीपर को बचाने के लिए जेनेथ की शर्त माननी पड़ती है। मगर जैसे ही नीचे जाकर नेफ्लीन पर वो कदम रखते हैं, वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाते हैं। चारों तरफ क्रीपर की भरमार थी। इतनी तादाद लाखों करोड़ों में थे वो, और उन्होंने इनके स्पेस शटल को पूरी तरह से घेर लिया था। वो लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं, लेकिन अब उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। इसीलिए माइकी 17, जो पहले ही मदर क्रीपर से मिल चुका था, अपने टेलीपैथिक बॉन्ड से उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि ये इंसान कितने खतरनाक है। उनके पास ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी है जिसे वो उनका सफाया कर सकते हैं। मदर क्रीपर उसे जवाब देती है कि वो लोग जितना उसे कमजोर समझ रहे हैं वो उतना कमजोर है नहीं, बल्कि अगर वो चाहे तो अपनी शक्ति की बदौलत इंसानों की धज्जियां उड़ा सकती है, जिसका हल्का सा एहसास करवाने के लिए वो कई रहस्यमयी आवाजें निकालती है, जो इतनी भयानक होती है कि दोनों माइकी के कान के पर्दे फटने लगते हैं। वो बस बेहोश होकर गिरने ही वाले थे कि आवाज अचानक बंद हो जाती है।
यहाँ मदर क्रीपर उनसे कहती है कि अगर वो चाहते हैं कि वो लोग यहाँ से चले जाएं तो सबसे पहले उसे उनका बच्चा लौटाना होगा, और जिस दूसरे बच्चे को उन्होंने मारा है उसके बदले किसी एक इंसान की उसे जान चाहिए, वरना वो लोग किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाले। ये सुनकर माइकल स्पेस शटल के कैमरे के सामने आकर केनेथ को उस नन्हे क्रीपर को वापस करने का इशारा करने लगता है, लेकिन केनेथ ये समझ नहीं पाता। उल्टा वो उसे लगता है कि माइकी उनका लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि असली लीडर तो वो खुद ही है। इसीलिए अब वो डायरेक्ट क्रीपर से ही बात करने का फैसला करता है। केनेथ की बात सुनकर नजदीकी खड़ा उसका सेक्रेटरी उसे आइडिया देता है क्यों ना वो बाहर जाकर उन क्रीपर से बात करे, जिसका रिकॉर्डिंग करके आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल वो बन जाएगा, और पृथ्वी पर भी लोग ये वीडियो देखकर उन्हें डेयरिंग कहेंगे। क्या पता इसे उनकी सरकार बन जाए। केनेथ का ये आइडिया कमाल का लगता है। वो दोनों माइकी के सूट में मौजूद बम का रिमोट लेकर सीधा गाड़ियों का काफिला लेकर नीचे क्रीपर के सामने पहुंचते। उधर नाशा भी अपनी जान पर खेल कर क्रीपर के बच्चे को बचाकर बाहर ले आती है और उसे उनकी मां के हवाले कर देती है। ये देखकर केनेथ गुस्से में आग बबूला हो जाती है। नतीजा देखते ही देखते यहाँ युद्ध का माहौल छिड़ जाता है, लेकिन अभी भी क्रीपर वापस जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी एक मांग अधूरी थी, जो देखकर माइकी 18 सीधे जेनिथ के पास पहुंचता है। उसके हाथ में मौजूद रिमोट से खुद बटन दबा देता है और यहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसे माइकी 18 और केनेथ मार्शल की मौत हो जाती है। ये सब देखकर आखिरकार मदर क्रीपर को इंसानों पर भरोसा होता है। वो अपने लोगों के साथ वहां से वापस चली जाती है, जिसके साथ ही कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। हम नाशा को देखते हैं, जो स्पेस शटल में कॉलोनी की हेड थी। वो लोग हंसी खुशी यहाँ पर बच चुके हैं। इसी खुशी के मौके पर आज सामने की लाइन में बैठे माइकी 17 को एक रिमोट दिया जाता है। इस रिमोट के जरिए वो उस क्लोन मशीन को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। जी हाँ, वही मशीन जिसके साथ सीधे माइकी की जिंदगी बर्बाद कर दी। बस फिर क्या था, माइकी ने फौरन ही उस बटन को दबाकर सारा किस्सा यहीं पर खत्म कर दिया, ताकि कोई माइकी 18, 19 या फिर 20 भविष्य में पैदा ही ना हो सके। इसी के साथ कहानी यहीं पर समाप्त होती है। वेल दोस्तों, अगर आपके पास क्लोनिंग मशीन हो तो क्या आप अपना क्लोन बनाना चाहेंगे या फिर किसी और का क्लोन बनाना चाहेंगे? अगर बनाना चाहेंगे तो वो क्लोन किसका होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।